नमस्कार। आज हम आयुर्वेद के नज़रिए से बात करेंगे वर्षा ऋतु मतलब मॉनसून की, हाँ। और कैसे ये मौसम हमारे स्वास्थ्य पर असर डालता है और हम आयुर्वेद की मदद से कैसे तालमेल बिठा सकते हैं। जी बिल्कुल। हमारे पास कुछ आयुर्वेदिक सोर्सेज हैं, तो आज उन्हीं के आधार पर हम इस पे गहराई से बात करेंगे। हाँ। मकसद यही है कि मॉनसून के लिए एक सही दिनचर्या क्या हो सकती है, उसे समझें ताकि तन, मन और सबसे ज़रूरी पाचन सब ठीक रहे। आयुर्वेद तो यही कहता है कि इस मौसम में शरीर में कुछ खास बदलाव आते हैं, खासकर वात दोष बढ़ जाता है, तो उसे बैलेंस करना ज़रूरी है ना? बिल्कुल सही। देखिए, वर्षा ऋतु में ये बहुत स्वाभाविक है कि वात दोष बढ़ जाता है और साथ ही पाचन शक्ति, जिसे हम आयुर्वेद में अग्नि कहते हैं, वो थोड़ी मंद पड़ जाती है। अच्छा। तो इसीलिए मौसम के हिसाब से अपनी लाइफस्टाइल को ढालना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और ये जो स्रोत हैं, इनमें दिए गए सुझाव इसी बैलेंस को बनाने में मदद करते हैं। तो फिर शुरू करते हैं सुबह से। जागने का समय, स्रोतों में ब्रह्म मुहूर्त का जिक्र है, सुबह 4:30 से 5:30 के बीच। हाँ, आजकल थोड़ा मुश्किल लगता है ये। हाँ, मुश्किल तो लगता है, पर इसका कारण बताया गया है। हम्म। ब्रह्म मुहूर्त पर जोर इसलिए है क्योंकि माना जाता है कि उस वक्त वातावरण में एक खास तरह की सात्विकता होती है। सात्विकता मतलब मतलब पवित्रता। स्पष्टता। तो ये मानसिक शांति और स्थिरता के लिए बहुत अच्छा माहौल होता है, और ये बढ़े हुए वात दोष को शांत करने में काफी मददगार है। दिन की शुरुआत ही पॉजिटिव होती है। अच्छा, समझा। तो सिर्फ जल्दी उठना नहीं, बल्कि उस समय की क्वालिटी का फायदा उठाना है। इसके बाद अभ्यंग का जिक्र है, तेल मालिश। हाँ, अभ्यंग। वो भी खास तेलों से, बलाश्वगंधा या महानारायण तेल। सही। अभ्यंग खासकर अगर गुनगुने तेल से किया जाए तो ये त्वचा को पोषण तो देता ही है, साथ में वात को कंट्रोल करने का एक बेहतरीन तरीका है। मॉनसून में जो रूखापन या अकड़न आ जाती है ना शरीर में, हाँ हाँ। उसमें ये बहुत आराम देता है। और फिर गुनगुने पानी से नहाने की सलाह है। उससे ताजगी भी आती है और मसल्स भी रिलैक्स होती हैं। और व्यायाम, अक्सर लगता है मानसून में बस आराम करें, आलस आता है, पर यहाँ क्या सुझाव है? छोड़ देना चाहिए व्यायाम? नहीं, छोड़ना नहीं है, लेकिन भारी थकाने वाला व्यायाम नहीं करना है, क्योंकि मानसून में शरीर का जो प्राकृतिक बल है वो थोड़ा कम होता है, ऐसा आयुर्वेद मानता है। अच्छा। तो इसके बजाय हल्के योगासन और प्राणायाम पर ज्यादा जोर है, जैसे अनुलोम विलोम, भ्रामरी। ये मन को शांत करते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम को मजबूत करते हैं और वात को भी बैलेंस रखते हैं। यानी एक्टिव रहना है पर जोर नहीं डालना। ठीक है। अब आते हैं सबसे जरूरी चीज पर, खाना पीना। हाँ, भोजन। स्रोत कहते हैं सुपाच्य हो, गर्म हो, ताजा हो, जैसे पुराना चावल, जौ, मूंग दाल, ऐसी चीजें। बिल्कुल। और इसका सीधा कनेक्शन उसी मंद पड़ी पाचन अग्नि से है। हमें ऐसा खाना खाना है जो आसानी से पच जाए और शरीर को पोषण भी दे। गर्म खाना वात को शांत करता है और पाचन क्रिया को भी सपोर्ट करता है। वो अदरक तुलसी वाली हर्बल चाय का भी सुझाव है। हाँ, वो तो इम्यूनिटी के लिए भी अच्छी है। हाँ, पाचन और इम्यूनिटी दोनों के लिए फायदेमंद है। ठीक है। और क्या नहीं खाना है, इस पर भी जोर है। ठंडी चीजें, बासी खाना, दही। जी, दही भी। और पत्तेदार सब्जियां, ये थोड़ा सा अजीब लगता है क्योंकि आमतौर पर तो हरी सब्जियां बहुत हेल्दी मानी जाती हैं। हाँ, ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है। देखिए, मानसून में पत्तेदार सब्जियों से बचने के दो मुख्य कारण बताए गए हैं। एक तो इस मौसम में नमी और कीटाणुओं की वजह से इनमें इन्फेक्शन का खतरा थोड़ा ज्यादा होता है। अच्छा। और दूसरा कारण है कि ये पचाने में थोड़ी भारी हो सकती हैं, और क्योंकि हमारी पाचन अग्नि पहले से ही थोड़ी कमजोर है, तो इन्हें पचाना मुश्किल हो सकता है और इससे वात और बढ़ सकता है। इसीलिए तो वो जीरा या सौंठ डालकर उबला हुआ पानी पीने की सलाह भी है। ये पाचन अग्नि को बढ़ाने में मदद करते हैं। अच्छा, तो सिर्फ इन्फेक्शन नहीं, पाचन पर लोड का भी मामला है। ठीक है। इसमें पंचकर्म का भी जिक्र है, बस्ती, विरेचन, लेकिन साथ में ये भी कहा है कि वैद्य की सलाह से ही करें। ये क्या चीजें हैं असल में? हाँ, पंचकर्म जो है वो आयुर्वेद की शोधन प्रक्रियाएं हैं, मतलब बॉडी को डिटॉक्स करने के तरीके। संक्षेप में बताऊं तो बस्ती में औषधीय तेल या काढ़े का एनिमा दिया जाता है। ये बढ़े हुए वात दोष को शांत करने के लिए बहुत बहुत प्रभावी माना जाता है, खासकर मानसून में। ओके। और विरेचन वो एक तरह की मेडिकेटेड पर्गेशन प्रक्रिया है, मतलब शरीर से एक्स्ट्रा पित्त और टॉक्सिन्स निकालने के लिए। लेकिन हाँ, ये इंटेंस प्रक्रियाएं हैं, इसलिए बिना किसी एक्सपर्ट की सलाह और देख रेख के इन्हें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। समझ गया।
ये घर पर करने वाली चीजें नहीं हैं। बिल्कुल नहीं। और आखिर में एक और जरूरी बात पर जोर है, टाइम पर सोना और पूरा आराम करना। हाँ, ये सुनने में सबसे आसान लगता है, पर शायद सबसे जरूरी सलाहों में से एक है। पर्याप्त नींद और गहरी नींद हमारी इम्यूनिटी यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करती है, और मानसून में वैसे भी इन्फेक्शन का खतरा थोड़ा बढ़ा हुआ होता है, तो ऐसे में मजबूत इम्यूनिटी तो चाहिए ही। बिल्कुल। तो अगर हम सार देखें इन स्रोतों का, तो निचोड़ यही निकलता है कि मानसून की चुनौतियों का सामना करने के लिए हमें अपनी पूरी दिनचर्या को मौसम के हिसाब से एडजस्ट करना होगा। सुबह जागने से लेकर रात सोने तक, खाना पीना, व्यायाम, सब कुछ। बिल्कुल सही कहा। एक तरह से ये प्रकृति के लय के साथ तालमेल बिठाना है। ऐसा करके हम अपने दोषों, खासकर वात और पित्त, को संतुलित रख सकते हैं, पाचन शक्ति को ठीक रख सकते हैं और अपनी इम्यूनिटी को भी मजबूत कर सकते हैं। और ये सिर्फ शारीरिक स्वास्थ्य के लिए नहीं, मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी उतना ही जरूरी है। हम्म। यहाँ पर एक सोचने वाली बात ये भी है कि ये जो सब सुझाव है, ये सामान्य दिशा निर्देश है। हाँ, जनरल एडवाइजर। जी, तो कोई व्यक्ति अपनी खास शारीरिक बनावट, जिसे आयुर्वेद में प्रकृति कहते हैं, या अपनी मौजूदा स्वास्थ्य स्थिति के हिसाब से इन सुझावों को अपने लिए और बेहतर कैसे बना सकता है, ये एक सवाल है। सही बात है। शायद इस पर किसी अच्छे आयुर्वेदिक वैद्य से मिलकर पर्सनल सलाह लेना ज्यादा फायदेमंद हो सकता है।